बच्चे थोड़े समय सुनते हैं, उसके बाद में एक हम हमारे चचेरे भाई हैं, वो तो अमित बहुत बढ़िया साइंटिस्ट हैं, उनके बच्चा भी, उन्होंने खुद ही बोली मुझे ये बात कि हम जिस तरह से जाते थे हम बताते हैं तो वो बच्चा बहुत अच्छा है शालीन, कि बहुत दिन तक सुनता रहा, फिर बोला कि डैड आपके पिताजी गरीब थे, इसमें मेरा क्या दोष है? आपके पिताजी ने आपको नहीं दिया, आप अफोर्ड नहीं कर पाए, मेरे पिताजी आप हैं, आपने अफोर्ड किया, तो ये मैं कब तक इन चीजों को सुनूं कि क्या करना है? तो वही स्थिति नई पीढ़ी के मतदाताओं की भी होती है। कुछ समय तक वो सुनेंगे, लेकिन उसके बाद में आप उन्हें केवल पीछे का दिखा करके आगे की राजनीति नहीं कर सकते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज जिसको शायद हमने देखा, वो आने वाली जो जेन जी जिसको अब कहा जा रहा है, वो शायद उससे कनेक्ट नहीं हो रही, और उसने सब कुछ देखा, बदला हुआ। तो क्या वो बदले परिवेश में युवा चेहरा जो है उसके साथ अपने आप को जोड़ता हुआ देख रहा है, या वो चेहरा जो बिहार में बदलाव के लिए अपने आप को मुख्य तौर पे सामने रखता है, जिसको नीतीश कुमार कह रहे थे? इसको दूसरे तरीके से सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका असर नहीं है या याददाश्त नहीं है या सोच नहीं है, लेकिन किसी एक जंगल राज की ब्रांडिंग के कारण उस नेतृत्व की अगली पीढ़ी को भी आप उसी की सजा दें, यह बात नई पीढ़ी को गवारा नहीं होगी, क्योंकि वो भी जजमेंटल नहीं है, वो जज नहीं करना चाहता। जैसे क्या उत्तर प्रदेश में 2012 में जब अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे तो उनका कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन से कुछ अलग था क्या? लेकिन नई पीढ़ी जिस तरीके से 2012 में अखिलेश यादव के साथ में एसोसिएट हुई, उसी से उनको वो मैंडेट मिला था। MY+ कॉम्बिनेशन के प्लस जो आया वो युवाओं का आया। या 5 साल पहले आप सोचिए, जिस समय वो हम लोग ट्रैकर में कहते थे कि मुद्दा जो है वो दरअसल अनएम्प्लॉयमेंट का है, और लास्ट के 6 हफ्तों में तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से बेरोजगार वाले को मुद्दे को पकड़ा, ऐसे हम लोग ने रोज उनका ग्राफ बढ़ते हुए देखा। वो तो अगर वो 70 सीटों कांग्रेस को जो जाने वाला मसला नहीं होता, अगर 20-25 सीट भी तेजस्वी ज्यादा लड़ गए होते तो यहां का तो मामला पलट जाना था ना। तो कहीं ना कहीं आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि पिछली पीढ़ी, पिछली चीजों की कवायद में जो जज करने की हमारी एक आदत रही है, याद दिलाने की, एक सीमा के बाद में नई पीढ़ी को आप उस ब्रैकेट में नहीं बांध। बट यशवंत जी, आज सुबह से जो हम सुन रहे हैं, अगर आप बीजेपी के लीडर्स को सुनेंगे या जेडीयू के लीडर्स को सुनेंगे, वो हर बार आपको वो जंगल राज की तरफ ले जाते हैं, है ना? तो जो जैसा कि आपने कहा कि साहब आप पिछली पीढ़ी की सजा इस पीढ़ी को नहीं दे सकते, बट ये जो आपने कहा जो सबसे चिंतनशील वर्ग है बिहार का, ये इस बात को समझता है, और आपके दृष्टिकोण में क्या आ रहा है कि वो इस बात को मान रहा है, समझ रहा है कि नहीं साहब वो दौर कुछ और था, आज की लीडरशिप कुछ और है? मुझे ऐसा लगता है कि कई बार नेता स्वयं को ओवर एस्टिमेट करते हैं और पब्लिक मेमोरी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मसलन हमारे यहाँ पे एक लकीर माना जाता है कि राजनीति में कैंपेन या जो बात होगी वो नेगेटिविटी से शुरू होगी तो ज्यादा इंपैक्ट करेगी, जबकि मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आपने की हुई हैं, आप उसको बेसलाइन क्यों नहीं बनाते। मसलन पिछले कुछ चुनाव में आपने जो एक ट्रेंड डिफाइंग मैंडेट्स देखे, वो दरअसल मध्य प्रदेश से शुरू हुआ। किसी की अपेक्षा नहीं थी, शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए और सब कुछ पलट गया, ठीक है ना, गेम चेंजर। फिर उसके बाद में हमने महाराष्ट्र देखा, रातों रात माहौल पलट गया। फिर ऐसा लगा कि किसी ने एकदम से निकाला, शिवराज जी को तिलक किया गया कि इन्होंने ढूंढा कि महिला वोट नाम की कोई चीज होती है। क्या शिवराज जी ने ढूंढा महिला वोट? नीतीश कुमार का तो वोट बैंक बहुत मजबूत रहा है हिंदुस्तान में महिला वोट के ऊपर पहली प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स अगर किसी ने की, शराबबंदी उसमें सबसे बड़ा मील का पत्थर, सबसे बड़ा और फ्यूचरिस्टिक, ठीक है ना, पोशाक देने का, साइकिल देने का। अब इतने बड़े कैंपेन के ऊपर मैं आपको इसके 2 उदाहरण दूंगा, और अभी भी सस्टेन, और अभी भी सक्रिय, मैं यही कह रहा हूं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहां पे प्रेजेंट डिस्पेंशन, हालांकि अभी कह रहे हैं कि वो एक योजना जो आने वाली है उसके बाद में वो करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग अभी उसका मर्म समझ पा रहे हैं। जिस बच्ची को साइकिल और पोशाक दी गई वो आज गृहिणी है, एक मां है,
नीतीश कुमार के शासन के शुरुआत के समय से लेकर के 25 साल की उसकी जर्नी, आज उसके खाते में अगर 10,000 पैसा जाएगा 10,000, तो ये जो रिलेशनशिप है, इमोशनल बॉन्डिंग है, अगर आप सोचते हैं कि शिवराज सिंह चौहान एक इलेक्शन में पैदा कर सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस एक इलेक्शन में पैदा कर सकते हैं, शिंदे साहब कर सकते हैं, जो व्यक्ति 25 साल से डेवलप कर रहा है आप सोच रहे हैं वो पैदा नहीं कर सकता, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो पॉजिटिविटी का एक अपना मैंडेट का अपना योगदान होता है। नेगेटिव मैंडेट हर समय आपको जिताए, आपको जरूरत नहीं है जंगल राज की बात करने की। अगर आपने इतनी लंबी लाइनें खींची हुई हैं, आपका फोकस ही गलत डायरेक्शन पे है, कितना आप डराएंगे। देखिए जो उससे निकला है इमरजेंसी, मैं इमरजेंसी की पीढ़ी का हूं, इमरजेंसी पे बहुत सारे इस सभागार में, इस जमीन से कितने सारे लोग होंगे इमरजेंसी को जिन्होंने भुगता। जिसको इमरजेंसी भुगता है उसको बार बार इमरजेंसी याद दिलाने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। पहिए की डिस्कवरी आप बार बार नहीं करते, लेकिन जो आप अच्छा बट अगर पार्लियामेंट इमरजेंसी पे अगर डिस्कशन करती है तो उसको रीइन्वेंट ही किया जा रहा है ना, लोगों के दिमागों में डाला जा रहा है। देखिए, दिमागों में डाला जाना, नई पीढ़ी को बार बार समझाना, ये वही वाली बात है कि आप गए थे साइकिल से स्कूल, आप पैदल गए थे स्कूल, बड़ी अच्छी बात है। इमरजेंसी आपने देखा, उन बच्चों को आज के तौर में इमरजेंसी आप नहीं समझा सकते। उनके लिए इमरजेंसी यही बहुत है कि एक यूट्यूबर को उठा करके जेल भेज दिया गया, थाने पहुंचा दिया गया, उनके लिए इमरजेंसी हो गई। उनके लिए वो यूट्यूबर जयप्रकाश नारायण के बराबर है, ये आप ग्रहण कर लीजिए। उनकी याददाश्त, उनकी 18 से 25 साल के बच्चे की 30 साल के नौजवान की याददाश्त उतनी ही है। तो आप कितना भी रिफ्रेश कीजिए, उस एक सीमा से ज्यादा आप उसे रिफ्रेश नहीं कर सकते। ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि लोगों के पास में कई बार पॉजिटिव बहुत कुछ दिखाने को होता है, लेकिन उसे अंडरलाइन नहीं करते। उनको अभी भी पता नहीं क्यों लगता है कि हम नेगेटिव कैंपेन के ऊपर ज्यादा हम वोट पा जाएंगे। जरूरत नहीं है। तो अब जो पॉजिटिव कैंपेन है वो भी हम लोग देखेंगे ही, क्योंकि वो तो अब जब कैंपेन शुरू होगा, अभी तो नहीं शुरू हुआ है, लेकिन शुरू होगा तो ये सारी चीजें आएंगी जो आपने कहीं महिला रोजगार योजना है, या उसके पहले फ्री बिजली है, या तमाम जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन हैं, ये तमाम जो मानदेय बढ़े सबके, ये सब एक बड़ी लाइन आप, एक उन्होंने लोक कल्याण की, लोक लुभावन योजनाओं की है, उन्होंने जो काम किए हैं वो सब भी है। 2005 के पहले की यादें भी कराई जा रही हैं। इन सब के बाद क्या ट्रैकर है आपका? ट्रैकर क्या कह रहा है? आपको क्या दिख रहा है मुख्यमंत्री के लिए या अगली सरकार के लिए? आपका ट्रैकर क्या कह रहा है, आपके लोग जो घूम रहे हैं? देखिए, ट्रैकर को तो सब लोग फॉलो कर ही रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट में मैं अलग अलग चीजें बताता हूं जिसमें आप ज्यादा समझदार हैं। एब्सोल्यूट नंबर तो नहीं बताएंगे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में जैसे एक सवाल हम लोग पूछते हैं जिसमें बिना नाम लिए कि भाई आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? ठीक बात है। उसमें नंबर 1 पे तेजस्वी यादव आते हैं, अभी भी हैं। और आपने बहुत मतलब डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, आपने डिफरेंस जो बहुत ज्यादा है, और कारण उसका बहुत साफ है। अब इसको एक क्या है ना, लोग नीचे का वो जिसे कहते हैं एस्ट्रिक्स लगा करके फाइन प्रिंट नहीं पढ़ना चाहते, वो केवल ब्रॉड नंबर देख के चलना चाहते हैं। अपोजिशन वोट बैंक जिसे आप कहते हैं 35% पे शुरू होता है, 40% तक जाता है। ये बिहार की राजनीति का एक वो है जो अभी आज का अपोजिशन है। उस अपोजिशन के वोट बैंक में सीएम के नाम पर केवल एक ही नाम है। तो जो 35 से 40 का वो है, वही नाम तेजस्वी यादव के साथ में आएगा। जो इस समय का दूसरी साइड वाला वोट बैंक है, उसमें नामों की भरमार लगी है। भरमार इसलिए लगी है क्योंकि नीतीश जी से नाराजगी नहीं है। पहली बात तो ये समझिए कि आप ये सोचे कि नीतीश जी का नाम केवल 17-18% लोग ले रहे हैं, तेजस्वी का नाम जो है 35% ले रहे हैं, तो ये तो बड़ा नाराजगी नहीं, ऊब है, थकान है। ऊब, थकान और नाराजगी में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये तो उनके पक्ष में जाता है। ये इसलिए क्योंकि जब इसमें हम नामों में हम केवल 2 नाम के ऊपर आते हैं, जिसे हम लोग जब अमेरिका में सर्वे करते हैं तो वहां 2 हॉर्स रेस कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती ना, एक डेमोक्रेट एक रिपब्लिकन, एक नाम दो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, तो वो नाम हम भी करते हैं। हालांकि हमारा प्रेसिडेंशियल नहीं है फॉर्मेट। जब हम बोलते हैं कि अच्छा केवल तेजस्वी और केवल नीतीश कुमार, तो आंकड़े बदल जाते हैं, क्योंकि उस स्थिति में एंटी आरजेडी वोट का जो पूरा गोल है, जब आप केवल एक ही नाम देंगे तो प्रशांत किशोर वाले भी नंबर नीतीश कुमार के साथ जुड़ जाएंगे। बैरल नीतीश कुमार को शिफ्ट हो जाते हैं।
अभी आपने प्रशांत किशोर का एक स्टेटमेंट देखा होगा, उनसे ये पूछा गया था कि इन दोनों में आप एक चुनेंगे, तो उन्होंने कहा विदाउट एनी डाउट हेजिटेशन नीतीश कुमार। क्यों उन्होंने कहा? वो मूर्ख नहीं है, उनको पता है कि उनका सपोर्ट बेस कहां से आ रहा है। बट आप देखिए ना यशवंत, ये इसको कहते हैं स्मार्ट पॉलिटिक्स। आप केवल सोशल सेक्टर स्कीम्स ही नहीं लॉन्च कर रहे हैं, और वो भी सेंटर की भी है, स्टेट की भी है। आपने अपना एक सोशल बेस भी तैयार किया साहब, चाहे वो ईबीसी का हो, चाहे वो महादलितों का हो। तो नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत स्मार्ट पॉलिटिक्स की है। वो जानते थे कि भाई इनके गढ़ पे कैसे सेंध लगानी, और उन्होंने वो किया, और वो आज भी सस्टेन करता दिखाई दे रहा है। देखिए, इन्होंने आज अगर आप लोगों के सामने अखबार रखा हो नया इंडिया, तो इन्होंने आज बहुत अच्छा संपादकीय उसमें मुख्य उसमें लिखा है, और एक तरह से इन्होंने मेरी पुस्तक आने से पहले ही उसकी ऐसी तैसी कर दी। ऐसी तैसी नहीं कि उसकी समीक्षा कर दी, समीक्षा पुस्तक के पब्लिश होने से पहले कर दी इन्होंने। आपकी किताब देखे, पुस्तक मेरी आने वाली है प्रो इनकम्बेंसी सेंचुरी के ऊपर। प्रो इनकम्बेंसी मैंने उसी को एनालाइज करने की कोशिश की, क्योंकि 50 साल 60 साल इस मुल्क में एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर ही चर्चा हुई है, जबकि 25 साल से हम देख रहे हैं प्रो इनकम्बेंट वर्डिक्ट बढ़ रहे हैं। अब प्रो इनकम्बेंसी की जब आप बात करें तो उसमें 4-5 जो बड़े नाम एकदम दिमाग में आते हैं, उसमें सबसे पहला तो पश्चिम बंगाल के हमारे ज्योति बाबू का नाम आता था। लेकिन ज्योति बाबू की प्रो इनकम्बेंसी शुरू के 15 साल वाली तो ठीक थी, उसके बाद वाली तो जबरदस्ती वाली थी। दूसरा बड़ा नाम जो उसमें आता है वो नीतीश बाबू का आता है। तीसरा नाम साइड बाय साइड साथ में लग के शीला दीक्षित जी का आता था। शीला दीक्षित जी का नाम बहुत बड़ा था। नवीन पटनायक भी बहुत, नवीन पटनायक फिर उसके बाद में खींच के ले गए। आप ये देखिए, नवीन पटनायक चुनाव हारे भी तो भी उनके वोट बीजेपी से ज्यादा थे। वो तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के कारण सीटें बीजेपी की ज्यादा आ गई है ना। शीला दीक्षित जी का मेरा मानना बहुत स्पष्ट है, अगर यूपीए सरकार की नाराजगी उनके मत्थे नहीं पड़ी होती, निर्भया कांड की नाराजगी उनके मत्थे नहीं पड़ी होती, और सीडब्ल्यूसी जो बिला वजह थी, और सीडब्ल्यूसी वो भी बिला वजह थी, क्योंकि आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम्स में स्टेडियम के अंदर कलमाड़ी जी को हूट किया गया, शीला दीक्षित के नाम पे ताली बजी थी। 70,000 आदमी वहां ताली बजा रहा था, ठीक है ना। वो नहीं होता तो शीला जी अपना चौथा चुनाव भी जीतती। तो एक प्रो इनकम्बेंसी का जो एक स्वस्थ परिपाटी मैं बोलूं, उसमें नीतीश कुमार पहला बड़ा नाम है जिसने न केवल प्रो इनकम्बेंसी को कंटिन्यू किया, बल्कि बाकी सबसे एक मामले में अलग है, जिसे लोग कई बार मजाक में भी लेते हैं, पेंडुलम कुमार तक नाम किया। सवाल यह है, वो बंदा अपने दम पे अपनी प्रो इनकम्बेंसी को जिसके खाते में जाकर के जोड़ ट्रांसफर कर देता है। ठीक बात है। आप दूसरा एग्जांपल बता दीजिए मुझे। अच्छा, तो क्या ये समझ में आया कि जो आपने कहा पेंडुलम कुमार, उसकी भी तो वजह रही ना कि एक टर्म में ही 2 गवर्नमेंट बन जाती है। तो क्या इसका असर भी दिख रहा है वोटर के मिजाज में? जो नया वोटर है उसको लगता है ना थोड़ा सा कि ये क्या है, उसमें कहीं दिल दिमाग का एक आउट ऑफ सिंक होता है ना। ये तमाम लेयर का वोटर है। पहली बात तो आप ये समझिए कि वोट देने का मन, अक्सर हम लोग गलतफहमी रखते हैं कि एक मुद्दे पे वोट पड़ा। मुद्दा क्या था ये बताइए। वोट देने का निर्णय कभी भी एक मुद्दे का नहीं होता, ये क्यूमुलेटिव होता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मन में बैठता है। एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, और तब जाके इंसान का मन तय होता है कि हम वोट किधर दे रहे हैं। तो अगर आप किसी भी मुद्दे के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर आप मन बना रहे हैं और फिर उसके बाद में आप जनादेश आपको मिला इसके ऊपर, सरकार बनाई उसके ऊपर, फिर जनादेश मिला उसके ऊपर, सरकार बनाई इसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं दिल दिमाग का डिस्कनेक्ट होता है, जिसके कारण भी ऊब और वो जो मैंने बोला ना कि एक उसका जो असर हुआ वो उनका हुआ है, ऐसा नहीं है। एक समय में 2014 का इलेक्शन वो बिहार का रीसेंट हिस्ट्री का इकलौता इलेक्शन था जब सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। 2014 लोकसभा, नीतीश जी को अकेले लड़ते हुए 16% वोट मिले थे। ठीक है, 16% बहुत बड़ा नंबर होता है। आज की तारीख में वो आंकड़ा 8-9% से ज्यादा का नहीं। तो ये जो ह्रास हुआ है ये उनको उसका नुकसान हुआ है, क्योंकि बचे हुए वाले में जो था वो कहा कि अच्छा भाई आपको जाना ही तो जाइए, हम तो यहीं बैठे हैं। वोटर कहीं ना कहीं छिटका। लेकिन अभी भी 25-30 साल की एक्टिव पोस्ट पे बैठने के बाद में भी वो बंदा अगर दहाई के आसपास अपना कोर वोट कंटिन्यू कर रहा है, गुडविल कंटिन्यू कर रहा है,
इसमें तो एक पॉइंट और बता दें, जो वोटर छिटका जो आप बता रहे हैं उसमें एक समीकरण रहता था कि मुस्लिम वोटर नीतीश कुमार के साथ रहता था। आज ही सेशन में भी कुशवाहा साहब भी इशारा कर रहे थे कि हाँ वो एक तबका थोड़ा दूर हो गया। क्या आप उसको इशारा कर रहे हैं? मेरे ख्याल से जो पसमंदा मुस्लिम और उसकी जो चर्चा हुई है वो सत्य है, लेकिन थोड़ा सा ओवर एस्टिमेटेड है। ठीक है, मैं उसके लिए आपको केवल एक आंकड़ा देना चाहूंगा। चर्चा में नीतीश कुमार जी की मुस्लिम रणनीति और एक हिस्सा मुसलमान उनको वोट देता है, ये मीडिया में इतना ज्यादा एनालाइज किया गया, इतना ज्यादा एनालाइज किया गया कि लोग उसको ऑब्जेक्टिवली इस कंपैरिजन में नहीं देख पाए कि जितने मुसलमान नीतीश जी को वोट देते थे या देते हैं, उससे ज्यादा मुसलमान नरेंद्र मोदी को गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए वोट देते थे। आपको मैं आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूं। 2012 के असेंबली इलेक्शन के एग्जिट पोल के समय में हम एक कार्यक्रम में जब टाइम्स में बैठे थे और योगेन जी भी थे और सब लोग थे, तो मैंने वहां पे आंकड़ों के साथ में ये बात बोली कि लगभग 1/4 गुजरात के मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है, हर चौथे मुसलमान ने। हाँ, और गुजरात में और यहां पे वो फिगर 18-19% था, 100 में 18, 100 में 19 का। तो मैंने जब ये सवाल रखा तो योगेन जी ने कहा कि लेकिन इसमें नई बात कुछ नहीं है, 2002 में भी लगभग 100 में 15 मुसलमानों ने दिया था वोट हमने का, लेकिन आपने ये बात तो उस समय अंडरलाइन नहीं की। बोले वो तो वहां पे जल में रह के मगर से कौन बैर करे, इसलिए वो लोग वोट देते हैं। देखिए, आप आंकड़ों को रखिए, मैं आपकी बात में सत्यापन हो सकता है, वो भी मैं मानता हूं, लेकिन फैक्ट रिमेन्स फैक्ट। जो कारण मीमांसा आप निकालना चाहें निकालें, लेकिन बिहार में पसमंदा मुसलमान नीतीश जी के कारण एनडीए को वोट देता है, ये बात ओवर एनालाइज की गई है। बट सर 5% है, मैं ये आंकड़ा देख रहा था 2020 का, ये CSDS लोकनीति का है, 76% महागठबंधन, 5% एनडीए। क्योंकि ये अपने असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आए थे सीमांचल में, उन्होंने खींचा खींचा एग्जैक्टली। तो ये नीतीश जी की अपनी छवि के कारण कुछ मुसलमान उनको वोट दें, इट इज फाइन, ये फैक्ट है, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन नीतीश जी उनके कारण जीते या नीतीश जी का वो 15-16% वाला फिगर 8-9% रह गया है, वो इसलिए क्योंकि पसमंदा मुसलमान भाग गया, ये बात नहीं है। आज भी जहां पर उनको वोटर मुसलमान जहां पे उनके कैंडिडेट को या उनको देना चाहता है वो देगा, क्योंकि इस देश में अभी भी कोई 100% किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का वोट एक तरफा जाता है। आज एक अपने गेस्ट यहाँ पे कह रहे थे 100% कहीं कुछ नहीं जाता, मेरे ख्याल से उपेंद्र जी ने बोली बात, हाँ, कि 100 बस सत्य है, 100% कहीं कुछ नहीं जाता। 100% क्या हिंदू या 100% अपर कास्ट बीजेपी को जाता है क्या? नहीं जाता, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन कास्ट रिप्रेजेंटेटिव नेता भी तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है बिहार में ही आ गए, कई ऐसे पार्टीज ही वही रिप्रेजेंटेशन। 50-55% का ये है बस। हाँ, है। लेकिन बिहार के मामले में एक बात और बोले आप, अगेन मैं स्वयं उत्तर प्रदेश से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं, और कई बार मुझे मंचों पे और सब जगहों पे जाते समय ऐसा एहसास होता है कि हमारे पूर्विया लोगों को, हम लोगों को ज्यादा ही सुनाया जाता है जातिगत वोटिंग बिहेवियर के लिए, जिन्हें आप बहुत अगले राज्य मानते हैं, दक्षिण के, पश्चिम के, वहां पे यहां से ज्यादा जातिगत राजनीति। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय सबसे पहले, कर्नाटक में, तमिलनाडु में तो 2 दर्जन पार्टियां केवल और केवल जातियों की हैं। बिल्कुल, 2 दर्जन न्यूज चैनल भी हैं जातियों के, पार्टियों के चल रहे हैं चैनल। मतलब ठीक है ना, मतलब उससे ज्यादा तो आपको ये ठीक है कि वहां की राजनीति पे 2 फ्रंट बना करके वो अलाइन हो जाते हैं। तो डीएमके एडीएमके फ्रंट के कारण आपको उसकी व्यापकता का एहसास नहीं होता। अन्यथा बिहार से ज्यादा जातिगत राजनीति दक्षिण के राज्यों में होती है, लेकिन उनको प्रोग्रेसिव राजनीति का दर्जा दिया जाता है। क्यों भाई? आप करो तो हम करें तो पाप, ये तो गलत बात है ना। दूसरी चीज, मैं आपको पता है मैं अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका सब जगह पे चुनावी सर्वे का काम करता हूं, और पश्चिम में जब भी मैं जाता हूं
वहां पे आप जब CNN में अमेरिकी राजनीति के चर्चा, डेमोग्राफी की चर्चा होती है कि अश्वेत ने ये वोट दिया, श्वेत ने ये दिया, एशियंस ने ये दिया, कॉलेज गोइंग इन्होंने ये दिया। भाई आप क्या कम्युनिटी की चर्चा करते हो ना, आप आर्थिक कम्युनिटीज की बात करते हो ना। वहां के सामाजिक ताने बाने में उसे कम्युनिटी कहा जाता है, हमारे सामाजिक ताने बाने में उसे कास्ट कहा जाता है। तो इसमें जो हमारे सामाजिक ताने बाने का इतना अहम हिस्सा है, मैं उसमें अस्पृश्यता, किसी का अधिकार छीन लेना, मैं उसको खराब मानता हूं। लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में आप उसको छीन नहीं सकते। इस जगह पे लालू जी ने जब गरीब की राजनीति की थी, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी, वो काम की पॉलिटिक्स। क्योंकि लालू जी को सिंहासन पे बैठने में, या उत्तर प्रदेश में हमारे यहां पे मायावती जी को बैठाने में दलित अस्मिता का प्रश्न था। उनको बराबरी का अधिकार लगता था कि बहन जी बनी मतलब हम बने। तो आप उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को हे दृष्टि से नहीं देख सकते। अगर आप देख रहे हैं तो कुछ आपकी दिमागी खराबी है। बट यशवंत जी, मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर इस मंच पे जरूर कहना चाहूंगा, और चूंकि आप भी लंबे समय से इस तरह का राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक निष्पक्ष डिबेट होनी चाहिए, ओपन डिबेट होनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जो ये कैश स्कीम शुरू की है, उसने राज्यों का जो आर्थिक बोझ है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, और कई राज्यों की तो स्थिति ऐसी है कि उनका कर्ज लेने की भी जो सीमा है वो भी पार कर चुके हैं वो, और वो पूरी भी नहीं हो सकती। तो ये हर राज्य में अपनी, जो आप प्रो इनकम्बेंसी कह रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए, प्रो इनकम्बेंसी को सस्टेन करने के लिए अलग प्रोमिसेस हो गई। आपको नहीं लगता इस पर रीथिंक करने की जरूरत है साहब? क्योंकि जब कंट्री की बात आती है, स्टेट की इकोनॉमिक हेल्थ की बात आती है, तो आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, केवल मुझे ही नहीं, रमेश जी, इस देश की आम जनता को भी लगता है। एक बात आपको बताएं, ये और एक गलतफहमी है कि लोगों को मुफ्त का खाने की आदत है। लोग मुफ्त को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इस देश का गरीब से गरीब भी एक समय का पेट भरा हो तो दूसरे समय रोजगार मांगता है। कोई भी याद रखिए, स्वाभिमानी व्यक्ति, महिला भीख नहीं चाहते, चाहे वो भीख सरकार से ही क्यों ना मिल रही हो। आप गरीब से गरीब इंसान के पास में पूछेंगे जाकर के, ठीक है राशन दे दीजिए, लेकिन काम दीजिए। तो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट उस चीज का है, नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज कि एक जगह पे मैं आपसे थोड़ा सा मतांतर रखता हूं, वो ये, महिलाओं को दी जाने वाली जो चीजें हैं उनको मैं फ्रीबीज की श्रेणी में काउंट नहीं करता। कारण यह है, पुरुष के अकाउंट में आप 5,000 रुपए डालिए, वो 5,000 रुपए कहां जाएंगे हमको आपको सबको पता है। आप